पॉप्स रेप ऑफ द लॉक इज ए सटायर ऑन। जो अलेक्जेंडर पॉप का रेप ऑफ द लॉक वर्क है गाइस, ये सटायर है एक। तो ये किस पर किया गया सटायर है? क्या फैमिली फ्रेंड पर है, या द फैशन ऑफ गोइंग टू क्लब्स है, या फैशन ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है, या कंटेम्प्रेरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के ऊपर है गाइस। तो ये इनका जो वर्क है गाइस, रेप ऑफ द लॉक, एक ब्रिलियंट और ह्यूमरस सटायर है गाइस ये। और ये एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी जो है इंग्लैंड की, उस पर सटायर किया गया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाना चाहिए, कंटेम्प्रेरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट वन, हाउ मेनी ड्रामेटिक यूनिटीज वर रिकमेंडेड बाय द ग्रीक। ग्रीक के द्वारा कितनी जो ड्रामेटिक यूनिटीज हैं वो कितनी मानी गई हैं? ठीक है, तो गाइज ये होती हैं थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं गाइज? टाइम, प्लेस एंड एक्शन। कौन कौन सी होती हैं गाइज? ये टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ठीक है, ये 3 यूनिटीज होती हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट वन, Which novel of Hemingway won him the Nobel Prize for Literature? ये हमिंगवे का कौन सा नोवेल है जिसने नोबेल प्राइज जीता है लिटरेचर के लिए? ठीक है, क्या ये द ओल्ड मैन एंड द सी है गाइस, या फिर ये ए फेयरवेल टू आर्म है, द सन ऑल्सो राइजेस है, या फिर फॉर होम द बेल टॉल्स है? क्या होना चाहिए आपका राइट आंसर? चेक योर लेवल गाइस, आप भी अपना आंसर करते चलिए, तब तक मैं आपको आंसर बता दूं गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द ओल्ड मैन एंड द सी। जो इनका वर्क है गाइस, ये शॉर्ट नॉवल था इनका। ठीक है, ये अर्नेस्ट हमिंगवे ने 1951 में लिखा था। कब लिखा था? 1951 में इसको लिखा था इन्होंने, और पब्लिश कराया था 1952 में। 1952 में इसे पब्लिश कराया था ये द ओल्ड मैन एंड द सी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट वन, निसिम एज़किल प्ले नलिनी इज ए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्ले है निसिम एज़किल का गाइस, नलिनी जो है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? मतलब ये क्या है? कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, रोमांस है, या हिस्टोरिकल प्ले है? तो क्या होना चाहिए आपका राइट आंसर? तो गाइस जो नलिनी है निसिम एज़किल का, ये है एक ट्रेजेडी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप उठा के देखेंगे तो कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में गाइस। स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ एंड ईपोड आर द कंपोनेंट पार्ट ऑफ। ये किसके कंपोनेंट पार्ट है? स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ एंड ईपोड गाइस। तो ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको? क्या ये होरेशियन ओड में मिलते हैं, पिंडारिक ओड में मिलते हैं, या सोफोक्लियन कोरस में मिलते हैं, या एस्चाइलियन कोरस में मिलते हैं? किस में मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ये पिंडारिक ओड में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये पिंडारिक ओड के फंक्शन है। कई बार क्वेश्चन को घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाता है कि पिंडारिक ओड के फंक्शन क्या हैं, तो ये दे दिए जाते हैं स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड ईपोड, और दूसरे दे दिए जाते हैं। तो आपको इन्हें अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड ईपोड, ये पिंडारिक ओड के क्या हैं? कंपोनेंट हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 55, whom does Milton accuse in Paradise Lost as the son of बिलाल है गाइस, ये सन ऑफ बिलाल। ठीक है, सन ऑफ बिलाल किसने कहा, किसको कहा? मिल्टन ने सन ऑफ बिलाल किसको कहा पैराडाइज लोस्ट के अंदर? ठीक है, तो ये एक लाइन है पैराडाइज लोस्ट के अंदर गाइस, 502 नंबर की लाइन है ये, 502 नंबर की लाइन है ये पैराडाइज लोस्ट के अंदर गाइस। तो किसको कहा? क्योंकि ये जो कैविलियर थे गाइस, कैविलियर के अपोज थे मिल्टन जो थे प्यूरिटन कहे जाते थे, और ये इनके अगेंस्ट थे कैविलियर के। तो कैविलियर पोएट्स को इन्होंने सन ऑफ बिलाल कहकर मतलब इंट्रोड्यूस किया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कैविलियर पोएट। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस ये भी। नेक्स्ट वन ऑफ द बेस्ट प्लेज, द टेम्पेस्ट इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर प्लेज, ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाई विच इंसिडेंट। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं गाइस। ठीक है, तो ये देखिए,
वन ऑफ द बेस्ट, इनका सबसे बेस्ट प्ले रहा है, बेस्ट प्ले में से एक रहा है टेम्पेस्ट, जिसे इनका स्वान सॉन्ग भी कहा जाता है, ठीक है। और लास्ट है ये, इसलिए इसको स्वान सॉन्ग कहा जाता है शेक्सपियर के प्लेज का। तो ही वॉज इंस्पायर टू राइट इट बाय विच इंसिडेंट, कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वजह से इसको लिखने के लिए जो है शेक्सपियर तैयार हुए थे, ठीक है। तो क्या ये सिंकिंग ऑफ ए शिप है, या द डिफीट ऑफ अर्मेडा है, या रिटर्न ऑफ द सेलर ऑफ ए शिप दैट हैड डिसअपीयर। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइज हुआ क्या था 1609 में, ठीक है। शेक्सपियर जब फेयरवेल करना चाह रहे थे, मतलब लिखने को अलविदा करना चाह रहे थे, उसी समय क्या है ये जहाज डिसअपियर हुआ था 1609 में। एंड उस ठीक है, और फिर क्या हुआ गाइज, कुछ टाइम के बाद, एक साल के बाद क्या हुआ कि जो सेलर था, जो शिप डिसअपियर हो गया था और उसमें जो सेलर था गाइज, वो एक साल के बाद सकुशल घर लौट आता है। तो उसी के रिटर्न घर आने से, वापस आने से, उसके अराइवल से, ठीक है, तो उसके अराइवल ने शेक्सपियर को एक्साइटेड कर दिया था इस प्ले को लिखने के लिए। वहीं से इनको प्रेरणा मिली द टेम्पेस्ट को लिखने के लिए। टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान, ठीक है। टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है, तूफान, ठीक है। तो इस ऐसा ही ये प्ले है, जब आपने अगर इसे पढ़ा होगा या फिर आप इसको एक बार अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा प्ले है गाइज। तो इसकी कहानी बड़ी अच्छी है, तो इस कहानी को लिखने के लिए यहीं से इनको इंस्पिरेशन मिली। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 57, रिकरेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड इट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज़ माई फोय। तो क्या है इस लाइन का मीनिंग, यहाँ पर पूछा गया है कि रोमियो एंड जूलियट के अंदर जो ये लाइन दी गई है इसका मतलब क्या है गाइज। तो आपके पास है 4 ऑप्शन, क्या होना चाहिए आपका राइट आंसर यहाँ पर, दैट ही हैड टू मैरी समवन फ्रॉम हुज फादर ही हैड टेकन ए लोन, क्या वो ऐसी लड़की से शादी कर रहे थे जिसके फादर ने जो लोन ले रखा था, या फिर दैट समवन वाज ट्राइंग टू किल हिम, या कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था, या फिर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा कि दैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली, कि वो जूलियट से प्यार करता था, रोमियो जो था वो जूलियट से प्यार करता था जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जो फैमिली उसकी खुद की फैमिली की एनिमी थी, खुद की फैमिली की दुश्मन थी। मोंटेक और कपलेट गाइस, जो कपलेट है उससे जूलियट बिलोंग करती है और मोंटेक से जो है रोमियो बिलोंग करता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि रोमियो और जूलियट कौन कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों फैमिलीज़ क्या है, लंबे टाइम से इनमें आपस में दुश्मनी चली आ रही होती है, और इसी बीच में क्या होता है कि रोमियो होता है, इसे जूलियट से प्यार हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये लाइनें कहता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एपिक। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि इनमें से एपिक कौन सा है। आपके पास है 4 ऑप्शन, इस आंसर को तो आप इजीली बता देंगे फटाफट कि एपिक क्या है। डैफोडिल तो एक पोयम है गाइस, ये तो एपिक है नहीं। कुबला खान क्या है, ये भी नहीं है, ये भी एक पोयम है। और हाइपेरियन भी जो है किड्स का, ये भी नहीं है। तो जो एपिक है गाइस ये पैराडाइज लोस्ट ही है, इसे एपिक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 59, who possesses the natural simplicity of Wordsworth, the fantasy of Coleridge, the melody of Keats and Shelley, the narrative vigor of Scott। ठीक है गाइज, तो ये क्वेश्चन है, ये कौन है जिसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ को दिया गया है गाइज, है ना। कौन है ये जो वर्ड्सवर्थ की फैंटेसी, कोलरिज की मेलोडी और कीट्स एंड शेले की मेलोडी, ठीक है, और सिंप्लिसिटी वर्ड्सवर्थ की, ये देखने के लिए मिलती हैं। कौन सा राइटर है, तो क्या ये जॉन मैसफील्ड हैं, या अल्फ्रेड टेनिसन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है, या W.B. यीट्स हैं। तो गाइज इनका राइट आंसर हो जाएगा, ये है हमारे टेनिसन। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये टेनिसन है। इनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट वन, In Milton, there is always an appearance of effort. In Shakespeare, scarcely any. This remark has been made by. ये रिमार्क किसके द्वारा कहा गया है कि इन मिल्टन में देर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट। मिल्टन में हमेशा एक एफर्ट देखने के लिए मिलता है। स्कार्सली यानी मतलब दूसरे किसी राइटर में इस तरह का एफर्ट देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये रिमार्क किसके द्वारा कहा गया है, आपके पास है 4 ऑप्शन। तो थॉमस हार्डी ने ऐसा कहा है, या निसिम एस्किल ने कहा है, विलियम हैजलिट ने कहा है, या मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है। तो क्या होना चाहिए आपका राइट आंसर, तो गाइज यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसा जो है
मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं, ठीक है, ऐसा मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं। अपने इनका एक नोटेबल वर्क भी है डोवर बीच जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉलर क्रिप्सी है, थायरसिस है, कल्चर एंड अनार्की है, ठीक है। तो ये सभी इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं लिटरेरी करियर में गाइस, मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है। तो इन्होंने इनके लिए, मिल्टन के लिए ऐसा बोला है। नेक्स्ट वन, आर्नोल्ड, क्वेश्चन नंबर 61, आर्नोल्ड रोट, आर्नोल्ड फिर से कहते हैं, लिखते हैं, विद हिम इज बोर्न आर रियल पोएट्री द वर्ल्ड हिम रेफर टू। आर्नोल्ड कहते हैं कि उनके साथ हमारी वास्तविक पोएट्री का जन्म हुआ है, ठीक है। तो वो ये हिम जो है ये किसके लिए रेफर किया है उन्होंने, यानी किसके लिए कह रहे हैं वो कि उनके साथ हमारी रियल पोएट्री का जन्म हुआ है, किसको रेफर करते हैं, क्या मिल्टन को करते हैं या शेक्सपियर को करते हैं या वर्ड्सवर्थ को करते हैं गाइस। तो क्या होना चाहिए आपका यहाँ पर राइट आंसर। तो गाइस ये यहाँ पर किसी को भी नहीं करते हैं क्योंकि शेक्सपियर, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ को नहीं कहते हैं आर्नोल्ड यहाँ पर। तो आर्नोल्ड यहाँ पर कहते हैं गाइस, इन्होंने चौसर के लिए ऐसा बोला है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन्होंने ऐसा कहा है चौसर के लिए, आर्नोल्ड ने। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसने किसके लिए किस तरह की स्टेटमेंट को कहा है, ठीक है। तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट वन, द पोएट ऑफ द फेमस पोयम डैफोडिल्स इज, डैफोडिल्स के पोएट को तो कोई भी बता देगा, है ना, तो आप भी बता देंगे गाइज। ये तो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है डैफोडिल्स, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वन, हु स्टेट ही फाउंड इंग्लिश ए डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज, ऐसा किसने कहा है कि उसने इंग्लिश को एक डायलेक्ट की तरह पाया और उसको क्या बना के छोड़ा, उसको एक लैंग्वेज बना के छोड़ा, एक डायलेक्ट की तरह पाया और एक लैंग्वेज उसको बनाकर छोड़ा। तो किसका स्टेटमेंट है ये गाइस और किसके बारे में है, ये आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गाइस। मैथ्यू आर्नोल्ड ने ही ऐसा कहा है और किसके बारे में कहा है गाइस, ये कहा है इन्होंने शेक्सपियर के लिए, कि शेक्सपियर ने इंग्लिश को और एक इंग्लिश डायलेक्ट के रूप में पाया और एक लैंग्वेज बनाकर छोड़ा, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, किसके लिए कहा है, शेक्सपियर के लिए कहा है। यहाँ पर हु स्टेट है, अगर पूछ लिया जाता कि ये किसके लिए कहा गया है, ठीक है, तो ये शेक्सपियर के लिए कहा गया है, इस तरह से हो जाता आंसर। नेक्स्ट वन, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ, मैकबेथ किसका घोस्ट देखता है गाइस, क्या वो बैंको का देखता है, डंकन का देखता है, लेगो का देखता है या हैमलेट का देखता है, किसका गाइस। हैमलेट से तो कोई मतलब नहीं है, देखिए मैकबेथ में, मैकबेथ अपने आप में एक अलग प्ले है, ठीक है, ये कट जाता है, ये भी कट जाएगा, यहाँ पर लेगो का भी नहीं देखता। अब डंकन और बैंको में से हमें चुनना है कि वो किसका घोस्ट देखता है। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा राइट, वो बैंको का ही घोस्ट देखता है, ठीक है, क्योंकि वो उसका मर्डर कर देता है, ओके, और उसके बाद जो है वो डरता है, उसको घोस्ट दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन नंबर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं गाइज, ये ग्रामर का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, और यहाँ पूछा गया कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन नंबर, नंबर में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं एक सेंटेंस के अंदर। तो गाइज ये कितने होते हैं, ये होते हैं संख्या में 8, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ग्रामर के अंदर, तो कौन कौन से होते हैं, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होती है, एडजेक्टिव होती है, एडवर्ब होती है, प्रीपोजिशन होती है, कंजक्शन होती है और इंटरजेक्शन भी होते हैं गाइस, ओके। तो ये सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिससे मिलाकर के कंप्लीट सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट वन, विच सेंटेंस इज करेक्ट, यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। देखिए, विच सेंटेंस इज करेक्ट, द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट आर शॉकिंग, ये तो करेक्ट हो नहीं सकता गाइस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर जो सिंगुलर नाउन है गाइस, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग ही होगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक सिंगुलर नाउन हो गया अपने आप में, सब्जेक्ट एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, ठीक है, ये सब्जेक्ट है यहाँ तक, आर यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस तो हमारा रॉन्ग हो जाता है। द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग, ये राइट हो सकता है, द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग। देखिए अब यहाँ पर एस लग गया एक्सीडेंट में,
एक्सीडेंट में एस नहीं लगेगा तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाता है और बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाता है। द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग। नेक्स्ट वन, विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर भी पूछा गया है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, ठीक है, तो बताएंगे आप। ही सेड दैट अर्थ वॉज राउंड, वॉज क्यों आएगा भाई, अर्थ तो अभी भी है, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाता है यहाँ पर वॉज की वजह से। ही सेड दैट अर्थ इज राउंड, ही सेड दैट अर्थ हैज़ बीन राउंड, तो ये भी रॉन्ग हो जाते हैं दोनों, नन ऑफ द अबव तो कुछ है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर भी राइट हो जाता है। ही सेड दैट अर्थ इज राउंड, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये क्या आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ये सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट वन, विच सेंटेंस हैज इज ट्रांसिटिव वर्ब। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से सेंटेंस के अंदर एक ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया को कहते हैं गाइस, ट्रांसिटिव वर्ब, और इसमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ट्रांसिटिव वर्ब उसको कहते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज होती है। तो देखेंगे यहाँ पर हमारे कौन से सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है गाइस, तो यहाँ पर ही वॉज लुकिंग एट मी, इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है। डोंट इंटरफेयर इन द क्वेरल, ये भी नहीं है। और ही हैज़ गॉन टू पटना, और ही ट्रीटेड हर बैडली, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है गाइस, ये ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सेंटेंस एकदम राइट होगा, ठीक है, ये इन्फिनेटिव में आ जाता है, तो ये ही ट्रीटेड हर बैडली, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, बैडली, तो ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाता है। हर जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिया गया है, ठीक है, हर। ओके, नेक्स्ट वन, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ भी करेक्ट सेंटेंस पूछ लिया गया है आपसे गाइज। ये जो सेंटेंस बोले जाते हैं ये किस बेस पर, इनका एक स्ट्रक्चर होता है जो होता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को लेकर के ये सेंटेंस बनते हैं इस टाइप के, ठीक है, तो वो वाला नियम किस में जो है यूज हो रहा है, सेकंड, 3 और 2, 1 वाला जो एक पैटर्न होता है वो किस सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है, 2, 3, 1 का जो रूल होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में हमें देखने के लिए मिल रहा है। 2 यानी कि सेकंड पर्सन यू आया यहाँ पर, और थर्ड पर्सन टॉम आया, ठीक है, एंड आई फर्स्ट पर्सन आया, 8 स्वीट्स, तो ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाता है, ठीक है। हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर 2, 3, 1 के रूल को फॉलो किया जाता है, ठीक है, इस तरह के सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर भी करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है हमें। आल्म इज गिवन टू द बेगर, आल्म इज गिवन टू द बेगर, क्या ये राइट है, आल्म इज गिवन टू द बेगर, और आल्म्स इज गिवन टू द बेगर, क्या ये राइट है, या आल्म्स आर गिवन टू द बेगर, तो कौन सा यहाँ पर राइट होना चाहिए गाइस। जो आल्म है, आल्म को ऐसे तो लिखा नहीं जाता है गाइस, आल्म को ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आल्म को ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वर्ब प्लूरल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा रह जाता है जो एकदम सटीक है गाइज। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यहाँ पर यूज हुआ है, तो आल्म्स आर गिवन टू द बेगर, ये हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट वन, हिज करेज वॉन हिम ऑनर, द वर्ड ऑनर इज, ठीक है, तो ऑनर जो एक वर्ड है यहाँ पर वो क्या है, पूछा गया है कि उसकी करेज ने उसको ऑनर दिलाया, तो ये ऑनर जो है उसको सम्मान दिलाया, तो ये सम्मान क्या है यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ऑनर है गाइस, ये एक क्या ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है या एडवर्ब का कर रहा है या नाउन का कर रहा है, आप देखिएगा सेंटेंस के अंदर गाइस, देखिए, हिज करेज वॉन हिम ऑनर, उसको सम्मान दिलाया, ठीक है, सम्मान अपने आप में क्या हो गया, अब ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया, तो यहाँ पर ये नाउन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चूज करनी है गाइज इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। वी डिस्कस अबाउट द मैटर यस्टरडे, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। वी डिस्कस ऑफ भी नहीं होना चाहिए, तो वी डिस्कस वेल भी नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाते हैं गाइज, ठीक है, तो ये जो डिस्कस्ड अबाउट ऑफ का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है, डिस्कस समथिंग विद समबडी का प्रयोग यहाँ पर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कस्ड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, तो डिस्कस क्या किया हमने, मैटर को डिस्कस किया, ठीक है,
तो यहाँ पर डिस्कस्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इडियम द लिटिल गर्ल विल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। अच्छा, यहाँ पर मीनिंग पूछ लिया गया है कि स्टोल द शो, जो यहाँ पर एक ये फ्रेज है गाइस, ये एक फ्रेज है या फिर इडियम है, इसका मीनिंग पूछा गया कि लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस, एक छोटी सी बच्ची ने अपने फ्लॉलेस के साथ, अपने फ्लॉलेस परफॉर्मेंस के साथ स्टोल द शो। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका स्टोल द शो का? देखिए आपके पास है यहाँ पर 4 ऑप्शन, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए तो क्या होना चाहिए आपका राइट आंसर? स्टोल द शो का मतलब डिसअपियर फ्रॉम द शो, क्या ये हो जाएगा? नहीं, ये तो होगा नहीं। क्रिप्ट इनटू द शो, ये भी नहीं होगा। स्टोल समथिंग फ्रॉम द शो, ये भी नहीं होगा गाइस। तो क्या हो जाएगा? वॉन एवरीबडी प्रेज, यानी कि उसने सभी के हृदय को जीत लिया, सभी के मुख से प्रशंसा पाई। ठीक है, वॉन एवरीबडी इज प्रेज, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, चूज द बेस्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस ही वॉज टायर्ड एंड इल एंड, क्या आएगा यहाँ पर खाली स्थान में गाइस? फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखिए, ऑन द स्टेयर्स एंड फेल ऑल द वे डाउन। ही वॉज टायर्ड एंड इल, वो थकी हुई थी, टायर्ड थी और बीमार थी, एंड क्या हुआ? स्टम्बल्ड या स्टक या स्टम्पिड या स्ट्रीट, क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए गाइस? तो जो इसका देखिए हो जाएगा, जब वो लेडर पे से, सीढ़ियों से गिरी, स्टेयर से गिरी वो, ठीक है, स्टेयर से गिरना होता है स्टम्बल। ठीक है, स्टम्बल का मीनिंग होता है ठोकर खाना एक तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा, स्टम्बल्ड आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ही वॉज टायर्ड एंड इल एंड स्टम्बल्ड ऑन द स्टेयर्स एंड फेल ऑल द वे डाउन, ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, fill in the blank with the most suitable articles. We were watching dash news on BBC last evening. तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? राइट ऑप्शन आपका, राइट आर्टिकल यहाँ पर क्या आएगा? वी वर वॉचिंग द न्यूज़ आएगा, ए न्यूज़ आएगा या एन न्यूज़ आएगा? तो कॉमन सी बात है गाइज, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट हो जाएगा। हमेशा द न्यूज़ का ही यूज़ होता है। द न्यूज़ जो प्रसारित होने वाले जो समाचार होते हैं, द न्यूज़ के रूप में ही हम उनको यूज़ करते हैं, टू लिसन टू द न्यूज़, इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम दोज प्रोवाइडेड। एडवर्ब को यहाँ पर हमें यूज़ करना है गाइस। यहाँ पर जो आपके पास 4 ऑप्शन है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इट टुक अस डैश 5 hours टू रीच द एयरपोर्ट, तो क्या होना चाहिए? नियरली, ऑलवेज, इनफ, क्या होना चाहिए यहाँ पर राइट आंसर गाइस? तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए, आप जब बोलेंगे सेंटेंस को उसी से पता चल जाएगा। इट टुक अस, ऑलवेज तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसका तो इनफ भी नहीं होगा, नियरली होगा। इट टुक अस नियरली 5 hours टू रीच द एयरपोर्ट, यानी कि लगभग 5 घंटे हमें एयरपोर्ट पहुंचाने में लेता है ये। ठीक है, तो इस तरह से नियरली 5 hours हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट वन, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। वी हैव बीन लिविंग हियर डैश 6 month। देखिए यहाँ पर आया 6 month, ठीक है, हम यहाँ पर 6 month से रह रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? एवर, एट, सिंस, फॉर, क्या होगा आपका राइट आंसर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये एक सेंटेंस है गाइस, ठीक है, और सिंस का प्रयोग कब करते हैं? हम एक निश्चित समय के लिए करते हैं, जहाँ पर समय दे दिया जाता है। ठीक है, और तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ एक निश्चित समय तो नहीं है ना, 6 month। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा 4। वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 6 month। ओके, नेक्स्ट वन, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए अब यहाँ जो क्वेश्चन आया है, देखिए यहाँ 77 है गाइस, और ये क्वेश्चन 86 आ गया है सीधे। ठीक है, ये क्यों आ गया है मैं आपको बता दूँ। इसके बीच में एक अनसीन पैसेज दिया हुआ था उन्होंने। ठीक है, तो अनसीन पैसेज को मैं अलग से एक्सप्लेन करके डाल दूंगी आपके लिए, और ये हम क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। अनसीन पैसेज में काफ़ी टाइम लगता है, तो उसकी एक अलग से वीडियो में डाल दूंगी। ठीक है, 86 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, 86 से टू 90 तक। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इन सेंटेंसेस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ध्यान से आप इनको देखिएगा, आपके एग्जाम में ज़रूर हेल्पफुल होंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस।
तो क्या है हमारे पास सेंटेंस देख लेते हैं। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। तो जो ये 86 का जो हमारे पास सेंटेंस है गाइस, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। आप देख रहे हैं आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। तो हमें इसके लिए क्या ढूंढना है, एक्टिव वॉइस ढूंढना है। ठीक है, क्या ढूंढना है, एक्टिव वॉइस कौन सा होगा इसके अंदर, राइट। वी कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, ये होगा। या देखिए कौन सा है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है गाइस ये। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम क्या देखेंगे, जो एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से होगा। ओके, तो देखिए आप इसे फाइंड आउट करिए। तो ये हैड किस में आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर वी कंप्लीटेड आ रहा है, ये भी रॉन्ग हो जाता है। एक मिनट, ये रॉन्ग हो जाता है। वी हैव आ रहा है, ये रॉन्ग हो जाता है। वी कंप्लीट आवर टास्क, ये तो होगा ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, क्योंकि यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस जब बना, आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, इस तरह से हमारा इसका पैसिव वॉइस बना। चलिए नेक्स्ट वन पर चलते हैं। द मिनिस्ट्री विल हैव इंस्ट्रक्टेड द सिक्योरिटी एजेंसीज। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है गाइस। द मिनिस्ट्री विल हैव इंस्ट्रक्टेड द सिक्योरिटी एजेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस हमारा होगा वो शैल विल हैव बीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सेंटेंस हमारा यहाँ पर होगा इस तरह से। पर देख लें पहले हम इन सेंटेंस को। द इंस्ट्रक्शंस वर आ गया है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया है, ये हमारा रॉन्ग हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये वर की वजह से, क्योंकि विल हैव का हमारा फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ये। और इंस्ट्रक्शन वर टेकन, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट पर चलते हैं, दो ऑप्शन और हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ इनको देखेंगे, ये हमारे सही जा रहे हैं। द सिक्योरिटी एजेंसीज, ठीक है, विल हैव बीन इंस्ट्रक्टेड द मिनिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखें, द सिक्योरिटी एजेंसीज विल हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर बाय द मिनिस्ट्री नहीं आया, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाता है। और ये वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है, जो इसके नियम को फॉलो करता है, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है बिल्कुल यहाँ पर। द सिक्योरिटी एजेंसीज विल हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, आर होस्ट ट्रीटेड अस वेरी काइंडली। इसको भी हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है गाइस, जाहिर सी बात है। तो आर होस्ट ट्रीटेड अस वेरी काइंडली, ये जो क्वेश्चन है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है गाइस। ठीक है, वेरी काइंडली, और इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना है। तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब। देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख दूँ एक बार, आपको अच्छे से ध्यान आ जाएगा। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और नोट भी करते चलिएगा, जो आपको यहाँ पर ज़रूरत है नोट करने की। तो सब्जेक्ट किसका स्ट्रक्चर लिख रहे हैं हम, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वॉज और वर्ब का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होती है गाइज, वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो भी बाय करके और ऑब्जेक्ट आता है उसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हम देखेंगे कि कहाँ पर वो नियम फॉलो हो रहा है। वी वर काइंडली ट्रीटेड बाय होस्ट। ठीक है, तो क्या ये हो जाएगा, या फिर आर ट्रीटमेंट वाज काइंड, ये भी नहीं होगा। ठीक है, दोनों रॉन्ग हो जा रहे हैं हमारे ये वाले। हु वी गोट काइंड ट्रीटमेंट फ्रॉम आर होस्ट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो किस तरह से होगा ये सेंटेंस, देखिए एक मिनट। वी वर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जहाँ पर हमारा रूल फॉलो हो रहा है, आप देखिएगा। वी वर, सब्जेक्ट है, वर आया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी यहाँ पर। फिर आई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद आएगी एडवर्ब वेरी काइंडली, देन बाय आर होस्ट। तो यहाँ पर हमारा जो रूल्स है वो एकदम फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन, द रिसेंटली डैमेज रोड्स आर बीइंग
रिपेयर्ड बाय दैम। देखिए ये जो सेंटेंस है 89 का, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। द रिसेंटली डैमेज रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड बाय दैम, लेकिन ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना, आर बीइंग रिपेयर्ड बाय दैम। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है, पैसिव वॉइस का है। अब इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो एक्टिव वॉइस का हमें लेना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी, ठीक है, इस तरह से ही होता है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इस तरह से जो पैसिव होता है पैसिव में बनता है। तो रिसेंटली डैमेज रोड आर बीइंग रिपेयर्ड बाय दैम, ये पैसिव है, हमें एक्टिव चूज करना है यहाँ पर। दे आर रिपेयरिंग द रिसेंटली डैमेज रोड, क्या ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, या फिर द रिसेंटली डैमेज रोड्स वर रिपेयर, तो यहाँ पर तो वर्ड आ गया, देखिए ये रॉन्ग हो जाता है वर्ब वाला, ऐसे हम आउट कर देंगे जो भी रॉन्ग लगेगा हमें, ठीक है। दे प्रिपेयर द रिसेंटली डैमेज रोड, ये भी पास्ट का सेंटेंस हो जाता है यहाँ पर, और दे हैव रिपेयर परफेक्ट का हो जाता है गाइज ये वाला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है, दे आर रिपेयरिंग द रिसेंटली डैमेज रोड, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट वन, द ऑफिसर विल कन्वे ए मीटिंग ऑफ हिज सबॉर्डिनेट, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है गाइस, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। ये ऑफिसर विल कन्वे ए मीटिंग ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स, विल आ गया ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। और जो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है, विल बी शैल बी, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी या फिर शैल बी आता है उसमें, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, एंड देन बाय, और बाय के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही स्ट्रक्चर होता है जब हम पैसिव में चेंज करते हैं विल को, फ्यूचर इंडेफिनिट को, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा सेंटेंस उस रूल को फॉलो कर रहा है। द ऑफिसर वुड आ गया है इसमें, तो ये तो रॉन्ग हो जाता है हमारा, वुड कन्वेंस ये तो आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफिसर से शुरू होगा भी नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। तो ए मीटिंग ऑफ हिज सबॉर्डिनेट विल बी कन्वेनिड बाय द ऑफिसर, ये राइट हो सकता है। बाकी के पहले सेंटेंस देख लेते हैं। ही सबॉर्डिनेट्स विल बी कन्वेनिड ए मीटिंग बाय द ऑफिसर, तो ये भी नहीं होता, ठीक है। हम एक उससे चलेंगे, ए मीटिंग सब्जेक्ट हमारा होना चाहिए यहाँ पर, द ऑफिसर विल कन्वेंस ही, जो तो ये भी रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं यहाँ पर, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, ए मीटिंग ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स विल बी कन्वेनिड बाय द ऑफिसर। ओके, तो ये राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट वन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पर हमें इन सेंटेंसेस को करना है, 91 से लेकर 95 तक है गाइस यहाँ पर, और इनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, ठीक है। तो देखेंगे पहला सेंटेंस क्या है, शी सेड टू मी इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली एंड यू कैन नॉट गो। तो ये जो सेंटेंस है गाइस, डायरेक्ट स्पीच है गाइस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है। ही सेड टू मी, देखिए जो डायरेक्ट स्पीच है, ही हैज़ बीन रेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गई ना ये वाली, एक मिनट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। आपको टेंस अच्छे से आने चाहिए, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो, एक्टिव से पैसिव बना रहे हो, तभी आप अच्छे से बना पाएंगे, जब आपको इनके रूल अच्छे से आते हो। इट हैज़ बीन रेनिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस यहाँ पर हो गया है ये गाइज, ठीक है। तो ये जो है, इसमें जो नियम होता है, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड क्लोज या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर होती है, ठीक है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो बदल जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट में ये चेंज हो जाएगी, किस में, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगी। देखते हैं कौन से सेंटेंस में ये रूल फॉलो हो रहा है हमारा। शी टोल्ड me that it had been raining heavily and I could not go। तो यहाँ पर यही जो है यहाँ पर फॉलो हो रहा है, इसी सेंटेंस के अंदर रूल फॉलो हो रहा है। सी टोल्ड मी दैट, इट वाज तो होगा नहीं यहाँ पर गाइस, ये तो होगा नहीं, एक मिनट देखिए, सी टोल्ड मी दैट इट वाज तो होगा नहीं, और सी टोल्ड मी दैट इट हैज़ बीन रेनिंग भी नहीं होगा, ठीक है, इट हैज़ बीन भी नहीं होगा, और
शी टोल्ड मी दैट इट इज़ रेनिंग भी नहीं होगा। तो ये वाला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाती है ना, हैज़ बीन का क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। शी टोल्ड मी है, ये यहाँ पर ई आ गया है सिर्फ, तो इसको मी कर लेना है आपने, ये मी है। शी टोल्ड मी दैट इट हैड बीन रेनिंग हैविली एंड आई कुड नॉट गो, तो ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हैव यू डन दिस सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर सेट हिज न्यू एम्प्लॉयर। तो ये जो सेंटेंस है गाइज, डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। देखिए ये इंटरोगेटिव है। हैव यू डन दिस सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर सेड हिज न्यूज एम्प्लॉयर, इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कैसे करेंगे हम चेंज इसको, तो इन डायरेक्ट स्पीच में कोई ऐसा जब प्रश्न आ जाता है यस या नो में दिया जा सके जो तो वो रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, जो इसमें वर्ब होती है, एक्चुअली जो वर्ब होती है रिपोर्टेड स्पीच की, इफ़ या वेदर से शुरू करते हैं इस तरह के सेंटेंस को, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस शुरू होता है इफ़ या वेदर से। इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और रिपोर्टेड स्पीच जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बदल दिया जाता है पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हम कौन सा यहाँ पर हमारा राइट हो जाता है सेंटेंस। हिज न्यू, तो हिज न्यू एम्प्लॉयर से ही शुरू होगा ये सेंटेंस। हिज न्यू एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम वेदर ही हैज़ डन है, तो ही हैज़ डन तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे ही रॉन्ग हो जाते हैं सेंटेंस हमारे, ही हैज़ डन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दैट आता है, ठीक है, तो ये हैज़ डन की वजह से रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हो जाता है ही हैज़ डन है इसके अंदर भी, ठीक है, तो ही हैज़ डन की वजह से ये भी रॉन्ग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, हिज न्यू एम्प्लॉय आस्क्ड हिम वेदर ही हैड डन दैट सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटली रूल को फॉलो किया जा रहा है, ही हैड डन दैट सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर, तो यहाँ दैट का यूज़ हुआ है, हैड डन है, तो ये परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो होना चाहिए। और यहाँ पर क्या किया गया, वेदर ही हैड डन दिस शॉर्ट, तो यहाँ पर दिस दे दिया, दिस की वजह से ये सेंटेंस यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाता है। ओके, चलिए ओके गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को शेयर कर देना गाइज, लाइक कर देना, ठीक है। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सकुशल रहिए और पढ़ते रहिए। गुड बाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।